कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि 8 साल से आपके पति को आपसे शर्म आती है कि वह मुंबई के सबसे खास कार्यक्रमों में हमेशा अकेले जाते हैं और इस बारे में बहाने बनाते हैं कि उनकी पत्नी कभी क्यों नहीं दिखती। और इससे भी बुरा कि एक खास महिला को पूरी भारतीय उच्च सोसाइटी में उनकी नई पत्नी के रूप में पेश किया जा रहा है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। आज मैं आपको अनन्या शर्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गोवा की महिला जिसने अपनी शादी के बारे में सबसे क्रूर सच्चाई का पता लगाया और उस सच्चाई का पता चलने के बाद उसने जो किया वह आपको अवाक कर देगा। ये बदला, परिवर्तन और एक ऐसे टकराव की कहानी है जिसने मुंबई के अभिजात वर्ग में प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। अनन्या शर्मा हमेशा से जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह कभी भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाई। मुंबई में नवंबर की उस ठंडी सुबह जब वह बांद्रा के अपने खूबसूरत अपार्टमेंट की खिड़की से देख रही थी अच्छी तरह से तैयार अधिकारियों की हलचल जो कार्टर रोड पर वित्तीय जिले के दफ्तरों की ओर चल रहे थे, उसे उस अकेलेपन का जाना पहचाना बोझ महसूस हुआ जो सालों से उसके साथ था। अपार्टमेंट बेदाग था, जिसे विक्रम उसके पति की हमेशा की मांग के अनुसार सादे और अच्छे स्वाद से सजाया गया था। इटालियन डिजाइनर फर्नीचर, न्यूट्रल टोन, सब कुछ एक सफल एग्जीक्यूटिव के स्टेटस को दर्शाने के लिए समन्वित था। लेकिन अनन्या को अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस होता था, जैसे वह एक ऐसे महंगे होटल में एक अस्थाई मेहमान हो जो उसके लिए बहुत महंगा था। विक्रम सिंह राठौर 42 साल के हमेशा की तरह जल्दी निकल गए थे। वह राठौर एंड सिंह कंसल्टिंग में एक मैनेजिंग पार्टनर थे जो महाराष्ट्र के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेशनों को सेवाएं देती थी। लंबे भूरे बाल, पूरी तरह से कटे हुए, हमेशा अपने बिस्पोक सूट में बेदाग। विक्रम उस तरह के आदमी थे जो किसी भी कमरे में घुसते ही तुरंत सम्मान पाते थे। अनन्या 45 साल की पूरी तरह से विपरीत थी। गोवा के एक छोटे से शहर की रहने वाली वह 25 साल की उम्र में सेंट जेवियर्स कॉलेज में भाषा का अध्ययन करने के लिए मुंबई चली गई थी। तभी उसकी मुलाकात एक ग्रेजुएशन पार्टी में विक्रम से हुई। वह पेशेवर रूप से पहले से ही स्थापित थे और वह एक युवा सपने देखने वाली लड़की थी जो भारतीय संस्कृति से मोहित थी। उनका रोमांस एक परी कथा जैसा था। विक्रम ने उसे उस परिष्कार के साथ लुभाया जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। ऐतिहासिक केंद्र के विशेष रेस्तरां में डिनर, पवना, झील के किनारे वीकेंड, महंगे तोहफे जो उसे असहज कर देते थे। अनन्या को सिंड्रेला जैसा महसूस होता था, एक साधारण लड़की जिसे विलासिता और परिष्कार की दुनिया में ले जाया जा रहा था जो उसे हमेशा दुर्गम लगती थी। उन्होंने 2 साल बाद माउंट मैरी बेसिलिका में एक छोटे लेकिन सुरुचिपूर्ण समारोह में शादी कर ली जो मुंबई के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक है। अनन्या ने एक साधारण लेकिन सुंदर पोशाक पहनी थी जिसे उसने अपनी छात्रवृत्ति की बचत से खरीदा था। विक्रम ने अलीबाग के एक फार्म हाउस में पार्टी का भुगतान किया जिसमें 50 सावधानी से चुने गए मेहमान थे। सभी उसके सामाजिक और पेशेवर सर्कल से थे। शादी के पहले कुछ सालों में अनन्या को अब भी विक्रम की दुनिया में एकीकृत होने की उम्मीद थी। उसने शिष्टाचार का अध्ययन किया, भारतीय वाइन के बारे में सीखा, समकालीन कला में रुचि विकसित करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे विक्रम ने उसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। तुम बोर हो जाओगी मेरी जान, वह हमेशा कहता था जब भी उसे चैरिटी गाला, प्रदर्शनियों के उद्घाटन या कॉरपोरेट डिनर के लिए निमंत्रण मिलता था। ये बहुत औपचारिक कार्यक्रम है, व्यापार की बातों से भरे हुए हैं जिन्हें तुम नहीं जानती। तुम घर पर अपनी किताबों के साथ रहना पसंद करती हो, है ना? और अनन्या विश्वास करती थी या विश्वास करना चाहती थी। वह बहानों को स्वीकार कर लेती थी क्योंकि इसका विकल्प कि उसके अपने पति को उससे शर्म आती है इतना अकल्पनीय था कि उसका सामना नहीं किया जा सकता था।
उसने तकनीकी और साहित्यिक अनुवाद में विशेषज्ञता हासिल की। छोटे प्रकाशकों और कंपनियों के लिए फ्रीलांसर के रूप में काम करती थी। यह एक ऐसा काम था जिसे वह घर पर अकेले विक्रम के सामाजिक कार्यक्रम को परेशान किए बिना कर सकती थी। धीरे धीरे अनन्या खुद के लिए भी अदृश्य होती जा रही थी। उस नवंबर की सुबह जब वह विक्रम के ऑफिस को साफ सफाई वाली के लिए व्यवस्थित कर रही थी जो बाद में आने वाली थी, अनन्या को कुछ ऐसा मिला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ कॉरपोरेट अनुबंधों के बीच भूला हुआ एक सुनहरा लिफाफा। यह अंबानी कल्चरल सेंटर गाला का निमंत्रण था, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक था, जो शानदार ताजमहल पैलेस होटल में आयोजित किया गया था। निमंत्रण 3 हफ्ते पहले का था। अनन्या को वह रात पूरी तरह से याद थी। विक्रम ने कहा था कि उसका जर्मन ग्राहकों के साथ एक उबाऊ बिजनेस डिनर है और वह सुबह 3 बजे घर लौटा था। धड़कते दिल से अनन्या ने अपना लैपटॉप उठाया और इवेंट के बारे में खोज की। बॉम्बे टाइम्स और मुंबई मिरर की वेबसाइटों पर तुरंत दर्जनों सामाजिक तस्वीरें सामने आईं। सुरुचिपूर्ण जोड़ों की तस्वीरें, गाला ड्रेस में शानदार महिलाएं, स्मोकिंग में प्रतिष्ठित पुरुष। और फिर उसने उसे देखा। विक्रम अपने बेदाग स्मोकिंग में चमक रहा था। उसका हाथ एक ऐसी महिला की कमर के चारों ओर था जिसे अनन्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक शानदार गोरी, लगभग 28 साल की, एक लाल पोशाक पहने हुए, जिसकी कीमत अनन्या की वार्षिक आय से अधिक थी। वह लंबी, पतली थी, उस तरह की पॉलिश सुंदरता के साथ जो केवल पैसा खरीद सकता है। फोटो के कैप्शन ने उसे पेट में एक मुक्के की तरह मारा। बिजनेसमैन विक्रम सिंह राठौर और उनकी साथी, मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर ज़ारा खन्ना, अंबानी कल्चरल सेंटर गाला में। अनन्या ने उन्मत्त होकर और तस्वीरों पर क्लिक किया। विक्रम और ज़ारा विंटेज शैंपेन के साथ टोस्ट कर रहे थे। विक्रम उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था जबकि वह हंस रही थी। विक्रम उसे मुंबई के सामाजिक सर्कल के अन्य जोड़ों से स्पष्ट गर्व के साथ मिलवा रहा था। जब अनन्या ने ज़ारा खन्ना का इंस्टाग्राम खोला तो उसके हाथ कांप रहे थे। प्रोफाइल में 340,000 फॉलोअर्स थे और यह अश्लील विलासिता का एक शोकेस था। उदयपुर में नौकाओं पर तस्वीरें, मालदीव की यात्राएं, बिर्किन बैग, स्पोर्ट्स कारें, मिशेलिन तारांकित रेस्तरां में डिनर और कई हालिया तस्वीरों में अनन्या ने उन विवरणों को पहचाना जिन्होंने उसे तोड़ दिया। वह पाटेक फिलिप घड़ी जो विक्रम ने कहा था कि उसे एक ग्राहक से मिली है, वह मोतियों का हार जो रहस्यमय तरीके से उसके गहनों के बक्से में दिखाई दिया था। 6 महीने पहले जब विक्रम ने कहा था कि यह हमारी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, वे विदेशी फूल जो फूल वाले की गलती से घर आते थे, सब कुछ ज़ारा के लिए उस पैसे से खरीदा जा रहा था जो दंपति का होना चाहिए था। अनन्या ने उस व्यक्ति के जुनून के साथ जांच जारी रखी जिसे अपनी पूरी ह्यूमिलिएशन की सीमा जानने की जरूरत है। उसे पता चला कि विक्रम और ज़ारा मुंबई के सबसे खास रेस्तरां में एक साथ जाते थे। इल सालुमायो, द मोंटे नापोलियन, क्राको दा डियाकोमो। उसे उन घटनाओं में उनकी तस्वीरें मिलीं जो तब हो रही थीं जब विक्रम कहता था कि वह व्यापार यात्रा पर है। उदयपुर में एक वीकेंड, दूसरा गुलमर्ग में। सबसे बुरी खोज तब हुई जब अनन्या को 2 महीने पहले प्रकाशित एक मुंबई फैशन पत्रिका के लिए ज़ारा का एक साक्षात्कार मिला। लेख में ज़ारा ने अपने प्रेम जीवन के बारे में अस्पष्ट लेकिन रिवेलाटर तरीके से बात की। मैं 1 साल से अधिक समय से एक अद्भुत आदमी के साथ हूं, ज़ारा ने साक्षात्कार में कहा। वह उम्र में बड़ा है, बहुत सफल है और मुझे एक रानी की तरह मानता है। ये मेरे द्वारा किए गए सभी रिश्तों से अलग है। उसमें एक परिपक्वता, एक स्थिरता है जो मुझे सुरक्षित महसूस कराती है। जब शादी के बारे में पूछा गया तो ज़ारा ने जवाब दिया, ठीक है, उसकी स्थिति जटिल है। वह शादीशुदा था, लेकिन जब हम मिले तो वह भावनात्मक रूप से बहुत पहले अलग हो चुका था। अब सब कुछ आधिकारिक करने में बस समय की बात है। अनन्या ने इन शब्दों को पढ़ते हुए महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। विक्रम ने ज़ारा को बताया था कि वे अलग हो गए थे। 1 साल से अधिक समय तक
जब वह अनन्या के साथ एक ही बिस्तर पर सोता था, हर सुबह काम पर जाने से पहले अनन्या को चूमता था। आलसी वीकेंड पर अनन्या के साथ प्यार करता था। वह एक समानांतर जीवन का निर्माण कर रहा था। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वीकृत संबंध था, कम से कम सभी के लिए, सिवाय अनन्या के। वह बाथरूम में भागी और उल्टी कर दी। फिर वह ठंडे फर्श पर बैठी रही, तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब वह आखिरकार उठने और आईने में देखने में कामयाब रही, तो उसने एक अपरिचित महिला को देखा। सूजी हुई आंखें, धब्बेदार चेहरा, किसी ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति जिसने अभी अभी पता लगाया है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ था। विक्रम हमेशा की तरह शाम 7 बजे घर आया। उसने हमेशा की तरह अनन्या के गाल पर विचलित होकर चूमा। उसने पूछा कि रात के खाने के लिए क्या है। हमेशा की तरह जैसे कुछ भी नहीं बदला था, जैसे अनन्या की दुनिया उस दिन नहीं ढह गई थी। रात के खाने के दौरान अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। जिस गणनात्मक तरीके से वह अपने दिन के बारे में बात करता था, सावधानी से किसी भी विवरण को छोड़ देता था जो उसे झारा से जोड़ सकता था। जिस तरह से वह उसकी आंखों से बचता था, जिस तरह से उसका फोन लगातार संदेशों से बचता था, जिसे वह विवेकपूर्ण तरीके से जांचता था, हमेशा उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। रात के खाने के बाद विक्रम ने कहा कि उसे अपने कार्यालय में कुछ अनुबंधों की समीक्षा करने की आवश्यकता है और दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या जानती थी कि वह झारा से बात कर रहा है। उस रात उस आदमी के बगल में लेटी हुई जो उसे 1 साल से अधिक समय से धोखा दे रहा था, अनन्या ने एक निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देगा। वह विक्रम का तुरंत सामना नहीं करेगी। पहले वह पूरी सच्चाई का पता लगाएगी और फिर वह विक्रम को हर ह्यूमिलिएशन, हर झूठ, हर उस पल के लिए भुगतान करवाएगी जिसमें उसने उसे अपर्याप्त महसूस कराया था, जबकि वह दूसरी महिला के साथ एक परी कथा का जीवन बना रहा था। अगले कुछ दिन प्रगतिशील खोज के नरक में उतरने जैसे थे। अनन्या अपने ही जीवन की जासूस बन गई और हर नया सबूत जो उसे मिलता था, वह उसके पहले से ही टूटे हुए आत्मसम्मान में एक गहरे चाकू की तरह था। उसने बैंक स्टेटमेंट की जांच करके शुरुआत की, जिसकी पहुंच उसे दंपति के संयुक्त खाते में हमेशा से थी। विक्रम ने हमेशा वित्त को नियंत्रित किया था, यह कहते हुए कि अनन्या को इन नुबाऊ चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास ऑनलाइन पहुंच थी और उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह उस पर पूरी तरह से भरोसा करती थी। उसने जो खोजा उससे उसे मतली आ गई। पिछले 18 महीनों में विक्रम ने ग्राहकों के मनोरंजन और व्यापार यात्रा पर लगभग 80,000 खर्च किए थे, लेकिन अनन्या इनमें से कई लेन देन का पता लगाने में कामयाब रही। मुंबई के सबसे महंगे रेस्तरां डोम कार्लोस में डिनर हमेशा 2 लोगों के लिए, प्रादा, गुटी और बल्गेरी जैसी दुकानों में वाया मोंटे नेपोलियन पर खरीदारी, पवना झील में होटल विला डी एस्टे में वीकेंड, हमेशा एक जोड़े के लिए आरक्षण के साथ। यहां तक कि जवेरी बाजार की एक ज्वेलरी शॉप में $15,000 का लेन देन भी था, उसी तारीख को जब झारा ने हीरे के साथ एक सोने का कंगन पहने हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसके कैप्शन में लिखा था, किसी खास से खास तोहफा, लेकिन वित्तीय खोजें तो बस शुरुआत थी। अनन्या को दंपति के साझा आईपैड पर एक खोज इतिहास मिला जिसे विक्रम मिटाना भूल गया था। उदयपुर में रोमांटिक होटल, गुलमर्ग में विशेष रेस्तरां, 28 वर्षीय महिला के लिए गहने, पैसे खोए बिना शादी कैसे खत्म करें। यह आखिरी खोज सिर्फ 2 महीने पहले की थी। विक्रम न केवल अनन्या को धोखा दे रहा था, वह उसे छोड़ने की योजना बना रहा था। एक दोपहर जब विक्रम ने कहा कि वह एक बाहरी बैठक में है जो पूरे दिन चलेगी, अनन्या ने उसका पीछा करने का फैसला किया। एक टैक्सी ली और पैलेडियम मॉल में उसके कार्यालय गई। विक्रम दोपहर 2 बजे निकला, कार से नहीं बल्कि पैदल ऐतिहासिक केंद्र की ओर चलते हुए। अनन्या ने दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि सड़क पर अन्य लोग सुन सकते हैं। विक्रम डोबेरॉय शॉपिंग आर्केड में घुसा
और डर्सी लाउंज की ओर बढ़ा, जो मुंबई के सबसे सुरुचिपूर्ण कैफे में से एक है। झारा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या एक संगमरमर के स्तंभ के पीछे छिप गई और उस दृश्य को देखा जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। विक्रम और झारा ने एक भावुक चुंबन के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया, जो रिश्ते की अंतरंगता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता था। वे एक आरक्षित मेज पर बैठ गए, स्पष्ट रूप से उस जगह के नियमित ग्राहक थे। अनन्या उन्हें उत्साह से बात करते हुए देख सकती थी। विक्रम इस तरह से हंस रहा था कि उसने उसे सालों से हंसते हुए नहीं सुना था। जब वह झारा को देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह मेज पर उसका हाथ पकड़ता था, उसकी उंगलियों से खेलता था, उसके साथ उस कोमलता से व्यवहार करता था जिसे अनन्या भूल गई थी कि मौजूद है। एक बिंदु पर विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा नीला कार्टियर बॉक्स निकाला और उसे झारा को दे दिया। उसने इसे वास्तविक परमानंद की अभिव्यक्ति के साथ खोला और दाहिने हाथ की अनामिका पर एक अंगूठी जैसी दिखने वाली चीज पहनी। यह सगाई की अंगूठी नहीं थी। विक्रम आखिरकार शादीशुदा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भविष्य का वादा था। अनन्या लगभग 2 घंटे तक देखती रही। उसने देखा कि विक्रम झारा के साथ एक रानी की तरह कैसे व्यवहार करता है, कैसे वह उसके हर शब्द पर लटका रहता है, कैसे वह उसे उस आराधना से देखता है जो उसने अनन्या के लिए कभी नहीं दिखाई थी। यह स्पष्ट था कि वह गहराई से प्यार में था, और यह किसी तरह विश्वासघात से भी ज्यादा दर्दनाक था। अनन्या भावनाओं के बिना एक यौन संबंध से निपट सकती थी, लेकिन विक्रम दूसरी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके साथ उस तरह का रिश्ता बनाया था जिसका अनन्या ने हमेशा उसके साथ होने का सपना देखा था। टैक्सी में घर वापस जाते समय अनन्या चुपचाप रोती रही जब वह खिड़की से मुंबई की सड़कों को गुजरते हुए देख रही थी। जो शहर कभी साकार हुए सपनों का पर्याय था, अब खोए हुए भ्रमों का कब्रिस्तान लग रहा था। उस रात विक्रम शाम 7:30 बजे घर आया, सामान्य समय से आधा घंटा देर से। उसने कहा कि बैठक लंबी खिंच गई थी और वह थक गया था। उन्होंने चुपचाप रात का खाना खाया, जैसा कि हाल के वर्षों में रिवाज बन गया था। अनन्या ने उसे विवेकपूर्ण तरीके से देखा और उन संकेतों को देखा जिन्हें उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। जिस तरह से वह लगातार अपना सेल फोन जांचता था, जब भी कोई संदेश भेजता था तो हमेशा स्क्रीन को नीचे कर देता था। जिस तरह से वह काम के दिन से आराम करने के लिए घर आते ही तुरंत नहाता था। जिस तरह से उसके कपड़ों से कभी कभी महिलाओं के परफ्यूम की गंध आती थी, जिसे वह ग्राहकों या सहकर्मियों का बताता था। रात के खाने के बाद विक्रम ने कहा कि उसे देर तक घर पर काम करने की जरूरत है। अनन्या बेडरूम में गई और सोने का नाटक किया। रात के लगभग 11 बजे उसने विक्रम को अपने ऑफिस में फोन पर धीमी आवाज में बात करते सुना। चुपचाप बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास गई। नहीं प्रिय, तुम जानती हो कि ऐसा नहीं है, अनन्या ने विक्रम को फुसफुसाते हुए सुना। यह जटिल है अनन्या, वह नाजुक है। अगर मैं अभी तलाक मांगता हूं तो उसे संकट आ सकता है। तुम उसे नहीं जानती, वह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। एक ठहराव था। बेशक मैं तुम्हारे साथ आधिकारिक तौर पर रहना चाहता हूं, तुम मेरे जीवन की महिला हो, लेकिन मुझे इसे सही तरीके से धीरे धीरे करना होगा। उसे इस विचार की आदत डालनी होगी। एक और ठहराव। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए भी मुश्किल है प्रिय। मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा की हकदार हो कि तुम्हें छिपना पड़े। लेकिन सोचो कि हमने इस समय में एक साथ क्या हासिल किया है। तुम मुंबई की सबसे सम्मानित इन्फ्लुएंसर में से एक बन गई हो। तुम्हारा करियर उड़ान भर चुका है, और जब हम आधिकारिक तौर पर एक साथ होंगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि पूरी मुंबई समाज को पता चले कि तुम मेरी महिला हो। अनन्या दालान की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। विक्रम न केवल उसे छोड़ने की योजना बना रहा था, वह ऐसा करने के लिए रणनीतियां बना रहा था ताकि उसकी सामाजिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न हो। अगले हफ्ते अंबानी कल्चरल सेंटर का इवेंट है, विक्रम ने जारी रखा। मैं तुम्हें हमेशा की तरह ले जाऊंगा और कौन जानता है, यह हमारे भविष्य के बारे में और अधिक खुलकर बात करना शुरू करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। अनन्या टूटे हुए दिल के साथ बेडरूम में वापस चली गई।
उस बिस्तर पर लेट गई जिसे वह एक ऐसे आदमी के साथ साझा करती थी जो उसे अपनी खुशी के लिए एक बाधा के रूप में देखता था, एक बोझ जिससे उसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाए बिना सावधानी से छुटकारा पाने की जरूरत थी। विश्वासघात की खोज के बाद पहली बार अनन्या ने दर्द के अलावा कुछ महसूस किया। उसने गुस्सा महसूस किया, एक ठंडा गणनात्मक गुस्सा जो उसके सीने में धीमी लेकिन स्थिर आग की तरह जलने लगा था। विक्रम को लगता था कि वह सच्चाई से निपटने के लिए बहुत नाजुक है। उसे लगता था कि वह उसके बिना जीवित रहने के लिए बहुत निर्भर है। उसे लगता था कि वह स्थिति में हेरफेर कर सकता है ताकि वह एक अच्छे आदमी के रूप में सामने आए, जिसने एक समस्याग्रस्त पत्नी की देखभाल की जब तक कि उसे एक उपयुक्त समाधान नहीं मिल गया। अनन्या अंधेरे में मुस्कुराई। विक्रम यह जानने वाला था कि वह उस महिला के बारे में कितना गलत था जिससे उसने शादी की थी। अनन्या अगली सुबह एक ऐसी मानसिक स्पष्टता के साथ उठी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। विश्वासघात की खोज के बाद पहली बार वह रोई नहीं। उसने अवसाद का परिचित बोझ महसूस नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस किया, दृढ़ संकल्प। जबकि विक्रम नहा रहा था, गुनगुना रहा था, शायद झारा के साथ एक और मुलाकात की योजना बना रहा था, अनन्या ने एक योजना बनाई। वह विक्रम का तुरंत सामना नहीं करेगी। यह उसे स्थिति पर नियंत्रण देना होगा। उसे अपने पक्ष में कहानी में हेरफेर करने की अनुमति देना होगा। इसके बजाय अनन्या कुछ ऐसा करेगी जिसकी विक्रम कभी उम्मीद नहीं करेगा। वह उस महिला में बदल जाएगी जिसके बारे में उसने हमेशा कहा था कि वह उतनी परिष्कृत नहीं है। उसने पिछले 2 वर्षों में उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों की जांच करके शुरुआत की जिनमें विक्रम ने उसके बिना भाग लिया था। उसने एक प्रभावशाली पैटर्न की खोज की, चैरिटी गाला, प्रदर्शनियों के उद्घाटन, कॉरपोरेट डिनर, लग्जरी उत्पादों के लॉन्च पार्टियां, सभी कार्यक्रम जहां एक सुरुचिपूर्ण पत्नी की उपस्थिति न केवल अपेक्षित थी बल्कि सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। विक्रम झारा को इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में ले गया था। उसे कभी दोस्त के रूप में, कभी सलाहकार के रूप में, कभी साथी के रूप में पेश करता था। लेकिन अनन्या को पता था, सोशल मीडिया पर मिली टिप्पणियों से, कि मुंबई के सामाजिक सर्कल में हर कोई रिश्ते की प्रकृति को ठीक ठीक जानता था। सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब अनन्या ने सिंक्रोनाइज किए गए आईपैड के माध्यम से विक्रम के व्हाट्सएप तक पहुंच प्राप्त की। झारा के साथ बातचीत ने न केवल विश्वासघात की सीमा को उजागर किया बल्कि उस क्रूरता को भी उजागर किया जिसके साथ विक्रम अनन्या के बारे में बात करता था। उसे कुछ शक हो रहा है। विक्रम ने 3 हफ्ते पहले झारा को लिखा था। उसने पूछा कि मैं उसे कंपनी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं ले जाता, और तुमने क्या कहा? झारा ने जवाब दिया था, सच, कि वह व्यवहार करना नहीं जानती, कि वह परिष्कृत लोगों के बीच खो जाएगी, कि यह सभी के लिए बेहतर है कि वह घर पर अपने छोटे मोटे अनुवाद करती रहे। बेचारी, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना कितना भयानक होगा जिसे आपसे शर्म आती हो। यह शर्म नहीं है प्रिय, यह यथार्थवाद है। अनन्या गोवा के एक बहुत ही साधारण परिवार से आई है। उसने हमारे दुनिया के लिए आवश्यक सामाजिक कोड कभी नहीं सीखे। यह किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने जैसा है जो केवल बोतल से शराब जानता है 1985 के बारोलों की छकने के लिए। अनन्या ने इन संदेशों को दर्द और आक्रोश के मिश्रण के साथ पढ़ा, जिसने उसे अपनी तीव्रता से आश्चर्यचकित कर दिया। विक्रम न केवल उसे धोखा दे रहा था, वह उससे घृणा करता था। वह उसकी उत्पत्ति, उसकी सादगी, उसकी प्रामाणिकता से घृणा करता था। लेकिन और भी बहुत कुछ था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो कितना अलग होता, विक्रम ने झारा को लिखा था। तुम मेरी दुनिया को इस तरह से समझती हो जैसे अनन्या कभी नहीं समझेगी। जब हम कार्यक्रमों में एक साथ होते हैं तो मुझे गर्व महसूस होता है। लोग मुझे बधाई देते हैं, मेरे अच्छे स्वाद की प्रशंसा करते हैं। अनन्या के साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं एक एहसान कर रहा हूं। तुम उससे आधिकारिक तौर पर कब अलग हो रहे हो? झारा ने पूछा था। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं।
अनन्या के पास अपने ज्यादा संसाधन नहीं है। अगर मैं अभी तलाक मांगता हूं तो वह समस्याएं पैदा कर सकती है, महंगे वकीलों को काम पर रख सकती है, मुझे पेशेवर रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। धीरे धीरे जमीन तैयार करना बेहतर है। किस तरह की तैयारी? उसे यह एहसास दिलाना कि हम अब काम नहीं करते, कि वह खत्म करने की पहल करे। इस तरह मैं वह आदमी हूं जिसने शादी बचाने की कोशिश की, और तुम वह महिला हो जिसने मुझे एक कठिन अलगाव से उबरने में मदद की। विक्रम की ठंडी गणना प्रभावशाली थी। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और झारा के साथ अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए शादी के विनाश के हर विवरण की योजना बनाई थी। इस बिंदु पर कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और अनन्या का संकल्प मजबूत हो गया है। मुझे लगता है कि यह हमारे दर्शकों को धन्यवाद देने का एक अच्छा समय है। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है और आप हमारे चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना याद रखें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। इस कहानी को पसंद करने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब कहानी पर वापस आते हैं। अनन्या ने इन वार्ताओं को प्रिंट किया और उन्हें सावधानी से संग्रहित किया। फिर उसने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया, परिवर्तन। उसका पहला पड़ाव पैलेडियम मॉल था, जो मुंबई की सबसे सुरुचिपूर्ण सड़क थी। वह सब्यसाची बुटीक में गई और सबसे अनुभवी पर्सनल शॉपर से बात करने के लिए कहा। मुझे एक पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, अनन्या ने श्रीमती मल्होत्रा से कहा, जो 50 के दशक की एक सुरुचिपूर्ण महिला थी, जिसने तुरंत अनन्या का पेशेवर आंखों से मूल्यांकन किया। किस तरह का परिवर्तन मैडम? मैं अपरिचित दिखना चाहती हूँ। मैं उस तरह की महिला बनना चाहती हूँ जो एक कमरे में प्रवेश करने पर ध्यान आकर्षित करती है। श्रीमती मल्होत्रा मुस्कुराईं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अवसर क्या है? बदला, अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उन्होंने बुटीक में 3 घंटे बिताए। अनन्या ने 2 कॉकटेल ड्रेस, एक गाला ड्रेस, जिसकी कीमत अनुवादक के रूप में उसकी 6 महीने की आय से अधिक थी। जिमी चू के जूते, बैग, सामान खरीदे। उसने संयुक्त खाते से 25,000 खर्च किए, वह पैसा जिसके बारे में विक्रम को लगता था कि वह जानती भी नहीं थी कि मौजूद है। फिर वह मुंबई के सबसे अच्छे ब्यूटी सैलून, बी ब्लंट सैलून, जुहू तारा रोड पर गई। उसने अपने लुक को पूरी तरह से बदलने के लिए कहा। पूरी लंबाई काट दो, उसने हेयर ड्रेसर से कहा। मुझे एक छोटा, आधुनिक, शक्तिशाली बॉब चाहिए और मुझे हाइलाइट्स चाहिए। मैं एक ऐसी महिला की तरह दिखना चाहती हूं जो बहाने स्वीकार नहीं करती। हेयर ड्रेसर जुनैद नामक एक नाटकीय समलैंगिक व्यक्ति परियोजना से उत्साहित था। ओह प्रिय, तुम्हारी हड्डी की संरचना अविश्वसनीय है। सही कट के साथ तुम विनाशकारी लगोगी। 5 घंटे बाद अनन्या ने आईने में देखा और उस महिला को नहीं पहचाना जिसे वह देख रही थी। छोटे बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम किया, उसकी हरी आंखों और चीक बोन को उजागर किया। सुनहरी हाइलाइट्स ने उसे एक परिष्कृत चमक दी जो उसके पास कभी नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आंतरिक था। सालों में पहली बार अनन्या ने सुंदर महसूस किया। उसने शक्तिशाली महसूस किया, उसने योग्य महसूस किया। वह कई शॉपिंग बैग लेकर घर लौटी। विक्रम अभी तक नहीं आया था, शायद वह झारा के साथ था। अनन्या ने सभी खरीदारियों को गेस्ट रूम की अलमारी में छिपा दिया और अपनी रिसर्च पर लौट आई। उसे पता चला कि अगले हफ्ते अंबानी कल्चरल सेंटर का विंटर गाला होगा, जो मुंबई के सामाजिक मौसम के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। विक्रम के इतिहास से यह निश्चित था कि वह झारा को ले जाएगा। अनन्या ने इवेंट के बारे में रिसर्च की और पाया कि $500 में व्यक्तिगत निमंत्रण खरीदना संभव था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एक निमंत्रण खरीदा। उस रात जब विक्रम रात 10:30 बजे घर आया, उसके कपड़ों पर परिचित महिला इत्र के साथ अनन्या रसोई में चाय बना रही थी। जाहिरा तौर पर हमेशा की तरह वही विनम्र महिला। तुम्हारा दिन कैसा रहा प्रिय? विक्रम ने पूछा, उसके माथे पर विचलित होकर चूमते हुए। शांत, अनन्या ने जवाब दिया। मैंने कुछ अनुवादों पर काम किया
और तुम्हारा वह बैठक कैसी रही जो पूरे दिन चली? विक्रम ने उसकी आवाज में विडंबना पर ध्यान नहीं दिया। थकाऊ? जर्मन ग्राहक हमेशा बहुत मांग करते हैं। अनन्या आंतरिक रूप से मुस्कुराई। जरा के इंस्टाग्राम पर 3 घंटे पहले पोस्ट किया गया विंटेज शैंपेन के एक गिलास की एक तस्वीर थी, जिसके कैप्शन में लिखा था, मेरे प्यार के साथ नई परियोजनाओं का जश्न मनाना। स्थान मुंबई का 4 सीजन्स होटल दिखा रहा था। विक्रम, अनन्या ने सबसे मासूम आवाज में कहा जो वह कर सकती थी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? बेशक। तुम मुझे अपनी कंपनी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे सहयोगियों से मिलना चाहूंगी, तुम्हारे काम को बेहतर ढंग से समझना चाहूंगी। विक्रम स्पष्ट रूप से असहज हो गया। अनन्या, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये बहुत औपचारिक कार्यक्रम है, तुम अजीब महसूस करोगी। लेकिन अगर मैं नहीं करती तो, अगर मैं कोशिश करना चाहती तो? अनन्या, विक्रम ने अधीरता से आह भरी। देखो, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। ये कार्यक्रम नेटवर्किंग के बारे में है, ग्राहकों को प्रभावित करने के बारे में है, पेशेवर संबंध बनाए रखने के बारे में है। वहां के लोग समकालीन कला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जटिल व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। क्या तुम समझोगी कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं? हर शब्द एक जानबूझकर किया गया अपमान था, लेकिन अनन्या ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कला या राजनीति के बारे में बातचीत का पालन करने के लिए बहुत मूर्ख हूं? यह बुद्धिमत्ता का सवाल नहीं है अनन्या, यह माहौल का सवाल है। तुम उस दुनिया में नहीं पली बढ़ी। ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना जिसने कभी ओपेरा नहीं सुना हो, ला स्काला में। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वह खोया हुआ महसूस करेगा। अनन्या ने सिर हिलाया जैसे वह समझ रही हो और सहमत हो। तुम सही हो, उसने धीरे से कहा। मैं वास्तव में उन परिष्कृत वातावरण में व्यवहार करना नहीं जानती। विक्रम को राहत मिली कि उसने इतनी आसानी से स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है प्रिय। हर व्यक्ति की दुनिया में अपनी जगह होती है। तुम्हारी जगह यहाँ हमारे घर की देखभाल करना, अपना अनुवाद का काम करना है। इसी में तुम अच्छी हो। उस रात अनन्या विक्रम के बगल में लेटी हुई अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। 1 हफ्ते में अंबानी कल्चरल सेंटर गाला में विक्रम को पता चल जाएगा कि वह उस महिला के बारे में कितना गलत था जिससे उसने शादी की थी, और जारा को पता चल जाएगा कि क्या होता है जब आप किसी ऐसी महिला के पति को चुराने की कोशिश करती हैं जिसने आखिरकार लड़ने का फैसला कर लिया है। अनन्या अगले सोमवार को एक जनरल की दृढ़ता के साथ उठी जो अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। उसके पास खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए ठीक 6 दिन थे, और हर घंटे का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाएगा। उसका पहला पड़ाव इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) था, जहां उसने एक पूर्व भारतीय राजनयिक द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रोटोकॉल और सामाजिक शिष्टाचार के एक गहन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। पाठ्यक्रम, जो सामान्य रूप से 1 महीने तक चलता था, को 5 दिनों में चुनिंदा महिला अधिकारियों के एक समूह के लिए संघनित किया जाएगा, जिन्हें अभिजात वर्ग के सामाजिक व्यवहार की बारीकियों को जल्दी से सीखने की जरूरत थी। श्रीमती शर्मा, प्रोफेसर अदिति देवी वर्मा, 60 के दशक की एक महिला जिसमें कुलीनता और भेदक आंखें थीं, ने कहा, मैं सीधी बात करूंगी। आपके पास 5 दिन हैं यह सीखने के लिए कि उच्च समाज के लोग अपने पूरे जीवन में क्या सीखते हैं। सूक्ष्मताओं या विनम्रता के लिए कोई समय नहीं होगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अनन्या ने हर जानकारी को एक स्पंज की तरह सोख लिया। उसने मुंबई की सामाजिक पदानुक्रम के बारे में सीखा, लोगों को उनके कपड़े पहनने और व्यवहार करने के तरीके से पहचानने के बारे में, हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए उपयुक्त बातचीत के विषयों के बारे में। उसने वाइन के बारे में सीखा, न केवल नाम बल्कि लेबल के पीछे की कहानियां, उत्पादन के क्षेत्र, महत्वपूर्ण विंटेज, उच्च समाज से संबंधित किसी व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर जो दिखावा कर रहा है। अदिति ने समझाया, यह इस बात में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जो आप नहीं जानते हैं। एक वास्तव में शिक्षित व्यक्ति कभी भी उस ज्ञान से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता जो उसके पास नहीं है।
वह बुद्धिमान प्रश्न पूछती है और वास्तविक रुचि के साथ सुनती है। अनन्या ने समकालीन कला, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थशास्त्र पर बातचीत का अभ्यास किया। उसने आत्मविश्वास और अहंकार, लालित्य और दिखावे के बीच का अंतर सीखा। पाठ्यक्रम के समानांतर अनन्या मुंबई के सबसे विशिष्ट अकादमी में रोजाना जाती थी, जहां उसने एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक को काम पर रखा था जो मॉडल और अभिनेत्रियों के साथ काम करता था। मैडम समीर, प्रशिक्षक ने कहा, आपकी शारीरिक संरचना अविश्वसनीय है। सही काम के साथ 1 हफ्ते में आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की मुद्रा होगी। उन्होंने मुद्रा, चलने के तरीके, हाव भाव पर गहनता से काम किया। अनन्या ने एक कमरे में ऐसे प्रवेश करना सीखा जैसे कि वह उस जगह की मालिक हो। महत्वपूर्ण लोगों से बिना डरे अभिवादन करना, इस तरह से मुस्कुराना कि आत्मविश्वास का प्रदर्शन हो, बिना अहंकारी लगे। तैयारी के चौथे दिन अनन्या ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कर पाएगी। उसने एक निजी अन्वेषक को काम पर रखा। वह अंतिम टकराव से पहले विक्रम के दोहरे जीवन के सभी विवरणों के बारे में पूरी तरह से निश्चित होना चाहती थी। अन्वेषक, एक पूर्व पुलिसकर्मी जिसका नाम सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर आलोक सक्सेना था, ने एक रिपोर्ट दी जो अनन्या की सबसे खराब उम्मीदों से भी परे थी। विक्रम न केवल उसे झारा के साथ 18 महीने से धोखा दे रहा था, उसने एक पूरी तरह से समानांतर जीवन बनाया था। उसका जुहू में एक किराए का अपार्टमेंट था जहां वह रातें बिताता था जब वह कहता था कि वह देर तक काम कर रहा है। उसका एक अलग बैंक खाता था जहां वह अपने वार्षिक बोनस का हिस्सा जमा करता था। उसने 3 महीने पहले तलाक में विशेषज्ञता वाले एक वकील को भी काम पर रखा था, लेकिन सबसे विनाशकारी जानकारी रिपोर्ट के अंतिम पन्नों में थी। विक्रम ने अगले साल जून में जारा से शादी करने का वादा किया था। उसने पहले ही उदयपुर में एक चर्च और ग्रीस में हनीमून के लिए एक 5 सितारा होटल बुक कर लिया था। वह छुट्टियों के ठीक बाद अनन्या से तलाक मांगने की योजना बना रहा था, जिसमें असंगत मतभेदों और अलग अलग दिशाओं में बढ़ने का आरोप लगाया गया था। वकील ने पहले ही संपत्ति के विभाजन को कम करने के लिए एक रणनीति तैयार कर ली थी, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि अनन्या ने दंपति की संपत्ति के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया था। अनन्या ने इन जानकारियों को पढ़ते हुए कड़वाहट से हंसी। विक्रम वास्तव में सोचता था कि वह एक असहाय मूर्ख है जो उसके द्वारा दिए गए किसी भी टुकड़े को स्वीकार कर लेगी। गाला से एक दिन पहले अनन्या ने अपनी अंतिम तैयारी की। वह जवेरी बाजार में तनिष्क ज्वेलरी स्टोर गई, खरीदने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए। उसने प्रबंधक से संग्रह के सबसे विशिष्ट टुकड़ों के बारे में बात की। उसने ब्रांड के इतिहास, उपयोग की गई सामग्रियों, सबसे महत्वपूर्ण डिजाइनरों के बारे में सीखा। आपका स्वाद परिष्कृत है, मैडम, प्रबंधक ने टिप्पणी की जब अनन्या ने दक्षिण अफ्रीकी हीरो के एक सीमित संग्रह के बारे में ज्ञान प्रदर्शित किया। क्या आप आभूषण के क्षेत्र में काम करती हैं? नहीं, अनन्या ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस एक महिला जो सुंदर चीजों को महत्व देना सीख रही है। उस रात गाला की पूर्व संध्या पर विक्रम सामान्य से पहले घर आया। वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, लगातार अपना सेल फोन जांच रहा था। सब ठीक है प्रिय? अनन्या ने झूठी चिंता के साथ पूछा। हाँ, बस कल कंपनी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हो सकता है कि मैं देर से आऊं। किस तरह का कार्यक्रम? विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया। एक चैरिटी गाला, बहुत औपचारिक, बहुत उबाऊ। तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। अनन्या ने समझदारी से सिर हिलाया। बेशक, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात अनन्या ने एक लंबा स्नान किया और आईने में खुद को आखिरी बार देखा। पुरानी अनन्या के रूप में जो महिला परिलक्षित हो रही थी, वह उस महिला से पूरी तरह से अलग थी जिसने 1 हफ्ते पहले विश्वासघात का पता लगाया था। आधुनिक हेयर कट, सीधी मुद्रा, दृढ़ नजर, लेकिन सबसे बढ़कर वह आत्मविश्वास जो भीतर से बाहर की ओर विकीर्ण हो रहा था। गाला की सुबह विक्रम जल्दी निकल गया, यह कहते हुए कि उसके पास कार्यक्रम से पहले पूरे दिन बैठ के हैं। अनन्या जानती थी कि वह झारा के साथ दिन बिता रहा है।
उसकी तैयारी में मदद कर रहा है, फूल खरीद रहा है, शायद उस अवसर के लिए एक विशेष गहना भी। अनन्या ने पाली हिल के एक विशेष स्पा में दिन बिताया। आरामदायक मालिश, फेशियल ट्रीटमेंट, परफेक्ट मैनिक्योर और पेडिक्योर। शाम 5 बजे वह अंतिम ब्लो ड्राई और पेशेवर मेकअप के लिए बी ब्लंट सैलून गई। जुनैद हेयर ड्रेसर जिसने उसका परिवर्तन किया था, अंतिम परिणाम से प्रभावित था। माडोना मियां, तुम अपरिचित लग रही हो। तुम एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री की तरह लग रही हो। मेकअप आर्टिस्ट सिमोन नामक एक फ्रांसीसी जो मशहूर हस्तियों के साथ काम करती थी, ने एक परिष्कृत लेकिन प्राकृतिक रूप बनाया। चमकदार त्वचा, चिह्नित लेकिन सुरुचिपूर्ण आंखें, एक क्लासिक लाल रंग में होंठ जो अनन्या द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को पूरी तरह से पूरक करते थे। शाम 7 बजे अनन्या तैयार थी। काली तरुण तहिलियानी गाउन उसके अब टोन्ड शरीर पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। जिमी चू के जूते ऊंचाई और लालित्य जोड़ते थे। क्लासिक क्लच विवेकपूर्ण परिष्कार का एक अंतिम स्पर्श था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहायक उपकरण जो अनन्या ले जा रही थी वह अदृश्य था, उसका नव खोजा आत्मविश्वास। अंबानी कल्चरल सेंटर के रास्ते में टैक्सी में अनन्या ने मानसिक रूप से उन सभी सूचनाओं को फिर से पढ़ा जो उसने पिछले सप्ताह में आत्मसात की थी। वह जानती थी कि विक्रम झारा के साथ वहां होगा। वह जानती थी कि यह एक सार्वजनिक टकराव होगा। वह जानती थी कि उस रात के बाद उनका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। लेकिन 8 साल की शादी में पहली बार अनन्या डरी हुई नहीं थी। वह विक्रम झारा और पूरी मुंबई समाज को यह दिखाने के लिए तैयार थी कि अनन्या शर्मा वास्तव में कौन थी। टैक्सी अंबानी कल्चरल सेंटर की भविष्यवादी इमारत के सामने रुकी। अनन्या एक राजकुमारी की कृपा से कार से उतरी और प्रवेश द्वार की ओर चली गई, जहां सामाजिक प्रेस के फोटोग्राफर मेहमानों के आगमन को दर्ज कर रहे थे। जब अनन्या सीढ़ियों के शीर्ष पर उभरी तो एक बोधगम्य क्षण की खामोशी थी। बातचीत रुक गई, सिर मुड़ गए, कैमरे क्लिक हुए। अनन्या थोड़ी मुस्कुराई और सीढ़ियों से नीचे उतरी, उस आत्मविश्वास के साथ जो हमेशा उस दुनिया से संबंधित था। विक्रम ने उसे अभी तक नहीं देखा था। उसने उसे मुख्य हॉल के दूसरी तरफ स्थित किया। अपने स्मोकिंग में सुरुचिपूर्ण किसी बात पर हंसते हुए जो झारा ने कहा था। झारा एक सुनहरी पोशाक में शानदार लग रही थी, जिसकी कीमत शायद एक लोकप्रिय कार से अधिक थी। लेकिन अनन्या ने कुछ ऐसा देखा जो गहन प्रशिक्षण के सप्ताह ने उसे देखना सिखाया था। झारा बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। गहने अवसर के लिए अत्यधिक थे, मेकअप थोड़ा बहुत भारी था, पोशाक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बहुत दिखावटी थी। झारा सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन उसकी प्रस्तुति में कुछ नया अमीर था जिसे वास्तव में परिष्कृत लोग तुरंत नोटिस करेंगे। अनन्या दूसरी ओर ने भारतीय लालित्य का सुनहरा नियम सीखा था, कम ही अधिक है। वह बार की ओर गई और एक नेग्रोनी का ऑर्डर दिया, इसलिए नहीं कि उसे यह विशेष रूप से पसंद था, बल्कि इसलिए कि उसने सीखा था कि यह मुंबई के अभिजात वर्ग का पसंदीदा पेय था। इंतजार करते हुए उसने बारटेंडर को परफेक्ट इतालवी में अभिवादन किया और फाउंडेशन की इमारत की वास्तुकला पर टिप्पणी की। उसी क्षण उसने अपनी दिशा में एक स्थिर टकटकी महसूस की। वह मुड़ी और विक्रम को कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा देखा, उसके चेहरे पर पूर्ण सदमे की अभिव्यक्ति के साथ। एक पल के लिए अनन्या ने सोचा कि उसने उसे पहचाना नहीं है। जब उसने आखिरकार पहचाना तो अभिव्यक्ति भ्रम से पूर्ण अविश्वास में बदल गई। अनन्या शांति से मुस्कुराई, अपना पेय लिया और उस पति की ओर चली गई जिसने उसे छोड़ने की योजना बनाने में महीनों बिताए थे। युद्ध शुरू होने वाला था। जब अनन्या पास आई तो विक्रम पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। उसकी आंखें उसकी पत्नी के बदले हुए रूप पर ऐसे दौड़ रही थीं जैसे वह कोई भूत देख रहा हो। स्मोकिंग जो उसे हमेशा इतना प्रभावशाली दिखाता था, अचानक उस विनाशकारी लालित्य के सामने साधारण लग रहा था जो अनन्या से विकीर्ण हो रहा था। शुभ संध्या विक्रम, अनन्या ने एक मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आवाज शांत, नियंत्रित थी, एक ऐसे परिष्कार के स्वर के साथ जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। अनन्या, तुम क्या
तुम यहां क्या कर रही हो? विक्रम हकलाया, घबराकर उन तरफ देखते हुए जहां जारा कलाकृतियों के पास महिलाओं के एक समूह से बात कर रही थी। वही जो तुम कर रहे हो, मुझे लगता है, अनन्या ने कहा। समकालीन कला की सराहना कर रही हूं, दिलचस्प लोगों से मिल रही हूं, मुंबई के सांस्कृतिक जीवन में भाग ले रही हूं। अनन्या ने अपने नेग्रोनी का एक घूंट लिया, सीधे आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए। या मेरी यहां उपस्थिति से कोई समस्या है? विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हिल गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुमने कभी इस तरह के कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कितनी दिलचस्प बात है। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैंने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, या तुमने मुझे कभी दिखाने का मौका नहीं दिया? इससे पहले कि विक्रम जवाब दे पाता, अनन्या को उसके पीछे एक महिला की आवाज ने बाधित किया। विक्रम, प्रिय, तुम्हारी दोस्त कौन है? झारा पास आ गई थी और अब विक्रम के बगल में खड़ी थी, अपनी बांह उसके चारों ओर अधिकार पूर्वक डाले हुए थी। वह तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अनन्या ने तुरंत देखा जो उसके गहन प्रशिक्षण ने उसे देखना सिखाया था। जरा शानदार थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ कृत्रिम था। अत्यधिक भरे हुए होंठ, स्पष्ट रूप से बढ़े हुए स्तन, कृत्रिम टैन जो मुंबई की सर्दियों से मेल नहीं खाता था। झारा, विक्रम ने सूखी तरह से निगला, ये अनन्या है। अनन्या? झारा ने एक कृपालु मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती हैं? अनन्या ने झारा का हाथ मजबूती से पकड़ा, अपनी सुरुचिपूर्ण मुस्कान बनाए रखते हुए। मैं एक साहित्यिक अनुवादक हूं, और तुम जरा वह मॉडल होनी चाहिए जो मेरे पति को 18 महीने से डेट कर रही है। इसके बाद जो खामोशी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। विक्रम कागज की तरह पीला पड़ गया। झारा ने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, और पास के कुछ लोगों ने ध्यान देने के लिए बात करना बंद कर दिया। तुम्हारे पति? झारा ने अनन्या से विक्रम की ओर बढ़ती हुई उलझन के साथ देखा। विक्रम, तुमने मुझे बताया था कि तुम 2 साल से तलाकशुदा हो। तलाकशुदा? अनन्या धीरे से हंसी। कितना अजीब है विक्रम, यह तलाक ठीक कब हुआ? यह तब हुआ होगा जब मैं सो रही थी, क्योंकि आज सुबह जब तुम घर से निकले थे तब भी हम शादीशुदा थे। विक्रम ने हताश होकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अनन्या, कृपया चलो निजी तौर पर बात करते हैं। क्यों? अनन्या ने अपनी आवाज इतनी ऊंची कर ली कि और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित हो सके। 18 महीने तक तुमने झारा से हमारी शादी के बारे में निजी तौर पर बात की, उसे बताया कि हम तलाकशुदा हैं, हमारा पैसा उसे सहारा देने के लिए खर्च किया, उसे उन कार्यक्रमों में ले गए जहां तुमने कहा था कि मैं अजीब महसूस करूंगी। मुझे लगता है कि हमने बहुत ज्यादा निजी बातचीत कर ली है। क्या तुम सहमत नहीं हो? अब बातचीत पर ध्यान देने वाले लोगों का एक बोधगम्य घेरा था। अनन्या ने उन सामाजिक तस्वीरों से कुछ चेहरों को पहचाना जिनका उसने अध्ययन किया था। महत्वपूर्ण व्यवसायी, कलाकार, विशेष प्रेस के पत्रकार। झारा स्पष्ट रूप से भ्रमित और चिढ़ गई थी। विक्रम, यह क्या कह रही है? तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी पूर्व पत्नी एक साधारण महिला थी जो देहात में रहती थी, और तुम्हारा अब कोई संपर्क नहीं था। पूर्व पत्नी? अनन्या ने आश्चर्य का नाटक किया। विक्रम, तुमने अपनी प्रेमिका को बताया कि मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूं। कितना दिलचस्प है यह देखते हुए कि कल रात तुम हमारे बिस्तर पर हमारे घर में सोए थे, मुझे चूमने और शुभ रात्रि प्रिय कहने के बाद। विक्रम को स्पष्ट रूप से पसीना आ रहा था। अनन्या, तुम एक दृश्य बना रही हो। मैं एक दृश्य बना रही हूं। अनन्या वास्तविक कड़वाहट के साथ हंसी। विक्रम, 8 साल तक तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ सार्वजनिक रूप से दिखने के लिए पर्याप्त परिष्कृत नहीं थी, कि मैं बहुत साधारण, बहुत ग्रामीण, तुम्हारे सामाजिक सर्कल के लिए बहुत अनुपयुक्त थी। उसने एक नाटकीय विराम लिया, उस भीड़ को देखते हुए जो बन गई थी। जानते हो मैंने इस हफ्ते क्या खोजा? समस्या यह कभी नहीं थी कि मैं पर्याप्त परिष्कृत नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम्हें श्रेष्ठ महसूस करने के लिए एक कमतर महिला की आवश्यकता थी। झारा स्थिति को समझने लगी थी और उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से रोष में बदल गई। विक्रम, तुम शादीशुदा हो?
तुमने मुझे 1.5 साल तक एक शादीशुदा आदमी की प्रेमिका बनाया। झारा, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगे? झारा अपना सुरुचिपूर्ण संयम खो रही थी। कि तुमने मुझसे पहले दिन से झूठ बोला, कि तुमने मुझे हर उस कार्यक्रम में एक मूर्ख की तरह दिखाया जहां तुमने मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में पेश किया। अनन्या ने बढ़ते संतोष के साथ दृश्य को देखा। झारा ठीक वही कर रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। सार्वजनिक रूप से अपना भावनात्मक नियंत्रण खो रही थी। परिष्कार के लिबास के नीचे अपनी असली प्रकृति को प्रकट कर रही थी। वास्तव में झारा, अनन्या ने एक नरम आवाज के साथ हस्तक्षेप किया, तुम कभी भी एक मूर्ख की तरह नहीं लगीं। तुम ठीक वैसी लगीं जैसी तुम हो। एक महिला जो डिजाइनर बैग और महंगी यात्राओं के बदले में एक शादीशुदा आदमी द्वारा समर्थित होना स्वीकार करती है। अपमान इतनी शान से दिया गया था कि झारा को इसे पूरी तरह से संसाधित करने में कुछ सेकंड लगे। जब वह समझ गई तो उसकी प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। तुम मुझे अपमानित करने वाली कौन होती हो? विक्रम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। एक असफल महिला जिसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है सिवाय तुच्छ ग्रंथों का अनुवाद करने के। अतुच्छ ग्रंथ। अनन्या वास्तविक श्रेष्ठता के साथ मुस्कुराई। जरा प्रिय, जब तुम इंस्टाग्राम पर बिकनी की तस्वीरें पोस्ट कर रही थीं, मैं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के लिए विक्रम सेठ और अमिताभ घोष का अनुवाद कर रही थी। जब तुम अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए मेरे पति के पैसे पर निर्भर थीं, मैं भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में एक सम्मानित करियर बना रही थी। अनन्या ने एक विराम लिया, झारा को सुरुचिपूर्ण तिरस्कार के साथ ऊपर से नीचे देखते हुए। जानती हो हमारे बीच मौलिक अंतर क्या है? तुम एक सहायक हो, सुंदर, सजावटी, लेकिन आसानी से बदली जाने योग्य। मैं अपनी कहानी की नायिका हूं। झारा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अभी तक समाप्त नहीं किया था। विक्रम, वह अपने पति की ओर मुड़ी जो स्पष्ट रूप से सदमे में था। तुमने झारा को बताया कि मैं इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अनुपयुक्त थी, कि मैं समाज में व्यवहार करना नहीं जानती, कि मैं कला, राजनीति या संस्कृति के बारे में बातचीत को नहीं समझूंगी। अनन्या ने सुरुचिपूर्ण ढंग से आसपास के वातावरण की ओर इशारा किया। खैर, मैं यहां हूं, तुम्हारे जैसे ही। कार्यक्रम में उन लोगों के साथ समकालीन कला के बारे में बात कर रही हूं जिन्हें तुम महत्वपूर्ण मानते हो। तरुण तहिलियानी पहने हुए नेग्रोनी पी रही हूं, ठीक उसी तरह व्यवहार कर रही हूं जैसे यहां मौजूद कोई अन्य परिष्कृत महिला। वह विक्रम के करीब आई, अपनी आवाज को कम करते हुए, लेकिन इसे आसपास के सभी लोगों के लिए श्रव्य रखते हुए। जानते हो, यह क्या साबित करता है? कि मैं हमेशा इस दुनिया से संबंधित होने में सक्षम थी। यह तुम थे जिसे मुझे छोटा रखने की जरूरत थी ताकि तुम बड़ा महसूस कर सको। यह तुम थे जिसे अपनी प्रेमिका की जरूरत को सही ठहराने के लिए एक कमतर पत्नी की जरूरत थी जो तुम्हारे अहंकार को फुलाती है। विक्रम ने एक आखिरी बार कोशिश की। अनन्या, तुम नहीं समझती। मैं पूरी तरह से समझती हूं। अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम एक कायर हो, एक आदमी जिसमें अपनी पसंद को स्वीकार करने का साहस नहीं है, जो एक साथ 2 महिलाओं से झूठ बोलता है, जो दूसरे लोगों के अपमान पर अपना आत्मसम्मान बनाता है। वह झारा की ओर मुड़ी, जो स्पष्ट रूप से गुस्से और अपमान के आंसू को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। और तुम प्रिय, ठीक उसी तरह की महिला हो जो एक आदमी के टुकड़ों को स्वीकार करती है क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम मुख्य पाठ्यक्रम की हकदार हो। तुम छिपी रहने, आधे सच के साथ पेश किए जाने, एक महंगी गुड़िया की तरह समर्थित होने से संतुष्ट थीं। अनन्या ने अपना पेय समाप्त किया और खाली गिलास को गुजरती हुई एक ट्रे पर रख दिया। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस शानदार शाम का आनंद लेना जारी रखूंगी। आखिरकार यह ठीक उसी तरह का कार्यक्रम है जिसके बारे में विक्रम ने हमेशा कहा था कि मैं इसकी सराहना करना नहीं जानती। अनन्या एक रानी की शान से चली गई, अपने पीछे एक पूरी तरह से नष्ट हुए विक्रम और आंसू में एक झारा को छोड़ गई। बाकी रात अनन्या ध्यान का पूर्ण केंद्र थी। उसने राजनयिकों के साथ पुर्तगाली साहित्य के बारे में बात की, कला आलोचकों के साथ समकालीन कला पर आधुनिक वास्तुकला के प्रभाव के बारे में,
व्यापारियों के साथ ब्राजील और इटली के बीच सांस्कृतिक अवसरों के बारे में। उसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए 5 निमंत्रण, 3 नौकरी के प्रस्ताव और 2 सुरुचिपूर्ण पुरुषों के कार्ड मिले जो उसे बेहतर तरीके से जानने में रुचि रखते थे। विक्रम और जारा कार्यक्रम से अलग अलग निकले। दोनों सार्वजनिक रूप से अपरिवर्तनीय रूप से अपमानित हुए। 3 हफ्ते बाद विक्रम बात करने के लिए भीख मांगते हुए अपार्टमेंट में दिखाई दिया। अनन्या ने उसे उसी शान से स्वागत किया जो उसने गाला में दिखाई थी। तुम हर चीज के बारे में सही थीं, उसने उन आंखों से स्वीकार किया जो दिनों से नहीं सोए थे। मैं एक कायर हूं। मैंने असुरक्षा और अहंकार के कारण अपने जीवन में सबसे अच्छी चीज को नष्ट कर दिया। अनन्या ने उसे चुपचाप सुना। जारा ने मुझे छोड़ दिया, विक्रम ने जारी रखा। उसने कहा कि मैंने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, कि जो हुआ उसके बाद वह समाज में फिर कभी नहीं दिख सकती थी, और वह सही थी। विक्रम, अनन्या ने धीरे से कहा, तुमने मुझे मेरे अपने मूल्य के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। अनन्या, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? मैं बदल गया हूं। मैं नहीं। जवाब दृढ़ था, लेकिन क्रूरता के बिना। तुम नहीं बदले विक्रम, तुमने बस अपनी पसंद के परिणामों की खोज की है, और मैंने खोजा है कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूं। वास्तव में मैं तुम्हारे बिना ज्यादा खुश हूं। 6 महीने बाद अनन्या काला घोड़ा के एक आधुनिक लॉफ्ट में रह रही थी। एक सांस्कृतिक अनुवादक के रूप में एक संपन्न करियर और व्यक्तिगत पुनर्जन्म के अपने अनुभव पर प्रकाशित हो रही अपनी खुद की एक किताब के साथ। विक्रम ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन अंबानी कल्चरल सेंटर गाला में सार्वजनिक अपमान ने उसे मुंबई के सुरुचिपूर्ण सर्कल्स में स्थायी रूप से चिह्नित कर दिया था। जारा दिल्ली चली गई, जहां वह मुंबई समाज की दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों से दूर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में अपना करियर फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही थी। और अनन्या ने आखिरकार समझा कि सच्ची शान महंगे कपड़ों या वाइन के बारे में ज्ञान से नहीं आती है। यह अपने स्वयं के मूल्य को जानने के साहस और कभी भी उससे कम स्वीकार न करने की ताकत से आती है, जिसके आप हकदार हैं। सबसे मीठा बदला विक्रम को सार्वजनिक रूप से नष्ट करना नहीं था। यह खोजना था कि वह हमेशा असाधारण थी। उसे बस खुद के उस कमतर संस्करण को स्वीकार करना बंद करना था जिसे दूसरे थोपने की कोशिश करते थे। अनन्या शर्मा न केवल विश्वासघात से बची, वह फली फूली, और उसने खोजा कि कुछ महिलाएं किसी और की कहानी में सहायक भूमिका निभाने के लिए पैदा नहीं होती हैं। वे अपने स्वयं के महाकाव्य जीवन की नायिका बनने के लिए पैदा होती हैं।